नमस्कार दोस्तों, मैं अजय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल वाइन्स ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी हमारे चैनल पर हाल ही में एक वाइन प्लस शो की शुरुआत की है, जो कि जिसमें रोज़ एक वीडियो सोमवार से शुक्रवार तक डाला जाता है। तो दोस्तों, उस कड़ी में हम आगे चलते हुए आज का हमारा तीसरा एपिसोड है, जिसमें हम बात करेंगे आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की। क्या है दोस्तों इसमें, ये सब बातें हम करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम सभी बातें करेंगे कि क्या है आखिर ऑफिशियल एक्ट 1923 और क्या किस तरह से ये काम करता है, इसमें क्या क्या धाराएं हैं और क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है और किस तरह से ये सरकार के लिए फ़ायदेमंद रहता है और किस तरह से ये आरटीआई का विरोध भी करता है। तो ये सभी बातें आज हम इसमें करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर उसे सब्सक्राइब करें और फिर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है क्या ये है और क्या कुछ है और कैसे बना और हमें आज़ादी 1947 में मिली, उससे पहले ये एक्ट लागू था, तो ये अब तक लागू क्यों है, क्या कारण है, ये सभी बातें हम इसमें करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 1889 में बनाया गया था अंग्रेजों के समय में। अंग्रेजों ने यह इसलिए बनाया था ताकि वह आम जनता की आवाज़ को दबा सके। तो इसका उस समय नाम था इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1889। फिर धीरे धीरे आगे चलते हुए लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आया, तो उन्होंने इसमें कुछ संशोधन किए और इसको और कठोर बना दिया। और कठोर बनाकर उन्होंने इसका नाम इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 रखा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें संशोधन हुए तो 1923 इसको बाद में नाम दिया गया और इसमें यह कहा गया था कि यह देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें गोपनीयता बरतनी जरूरी है, क्योंकि ये उसके लिए है जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी गुप्त बातें हैं या गुप्त दस्तावेज हैं या जो भी जानकारी है, ये उस पर भी है। तो ये दोस्तों, जैसे ही हमें 1947 में आज़ादी मिली उसके बाद भी इसे बरकरार रखा गया, क्योंकि ये देश की सुरक्षा, गोपनीयता और गुप्त कोई भी जैसे हमारे दस्तावेज हैं या जो भी है उसे गुप्त रखने के लिए इसे एक्ट को रखा गया है, जिसका नाम ऑफिशियल एक्ट सीक्रेट एक्ट 1923 है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं आखिर ये एक्ट कैसे था और क्या था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह अधिनियम लगभग अंग्रेजों के समय में आया, तो उस समय ना तो कोई सोशल मीडिया था और ना ही कोई अलग जरिया था जनता तक बात पहुंचाने का। तो उसको देखते हुए ये लगभग अखबार जो छापते थे उस समय, अखबार जो बनाते थे नेता थे या जो भी थे, वो अखबार के द्वारा ही जनता तक अपनी बात को पहुंचाते थे। उनकी नीतियों का विरोध करने के लिए राजनीतिक जो चेतना वो जाहिर कर रहे थे और जनता को बता रहे थे कि हमें किस तरह से आज़ादी मिलेगी या किस तरह से हम इस अंग्रेज सरकार से पार पा सकते हैं। जो भी था उसके लिए ये एक्ट वो लेकर आए थे, जिसके तहत वो कह देते थे कि ये बात जो अखबार में छापी गई थी उसे कह देते थे कि ये देश की रक्षा के विरुद्ध जाती है ये बात, तो हम इसको खारिज करते हैं, इस बात को आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए ये एक्ट लाया गया था। सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों के लिए भी यह कानून राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो भी कोई जासूसी या राजद्रोह या अन्य जो भी उन्हें लगता था कि जो देश की जो सुरक्षा है उसके लिए खतरा हो सकती है, उस रूपरेखा को देखते हुए ये एक्ट लाया गया था। इस एक्ट में जो भी कोई कानूनी जासूसी करता है या जो भी किसी ने वर्दी पहनकर अगर इसका गलत उपयोग किया, कोई भी जानकारी है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई है, तो उसे भी इसके अंदर इसकी धाराओं के तहत उनको दंड दिया जाएगा। ये एक अपराध है। तो वहीं दोस्तों, वर्तमान में इसका क्या काम है? वर्तमान में यह अभी दो पहलुओं पर काम करता है। एक तो जहां जासूसी की बात होती है या गुप्तचर या कोई भी सरकार की गोपनीय जानकारी है जो किसी को नहीं दी जानी चाहिए, अगर वो किसी भी माध्यम से, अगर वह चाहे किसी पासवर्ड के माध्यम से या कोई स्केच के माध्यम से, कोई नोट बनाकर या फिर कोई भी लेख लिखकर, मॉडल दस्तावेज जिस तरह से भी हो, अगर वह जानकारी किसी दूसरे को पहुंचाई जाती है तो इसके लिए वह व्यक्ति दंडित किया जाएगा और जिसने भी ये जानकारी ली है उसे भी यह दंड दिया जाएगा। एक बात और बताऊं मैं दोस्तों आपको, यह कानून भारत के सभी नागरिकों पर लगता है, चाहे वो देश में है या देश से बाहर कहीं अन्य देश में है, यह दोनों पे लागू होता है। ये भारत का नागरिक है तो उस पर यह कानून लागू होगा ही होगा। तो दोस्तों, हम इसकी मुख्य धाराओं की बात करते हैं जो हमारे किसी भी एग्जाम जैसे यूपीएससी या एसएससी या रेलवे जो भी एग्जाम है उसमें जहां तक हमें ज़रूरत पड़ती है, हम उन मुख्य धाराओं की बात करेंगे। वैसे तो इसमें लगभग 15 से 16 धाराएं शायद है, और परंतु जो हमारे लिए ज़रूरी है हम उन पर बात करेंगे, जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है हम उन पर ही बात करेंगे। जैसे इसकी धारा 3 है जो किसी भी जासूसी या गुप्तचरी से संबंधित है, जिसमें इसमें कहा गया है कि जिस स्थान पर
हमें प्रवेश करने की इजाज़त ना हो, जो स्थान स्पेशल कहा गया हो कि जिस स्थान पर नहीं जाना है, अगर हम उस पर जाते हैं या उसके निकट भी जाते हैं या उसका वहाँ पर जाकर हम उसकी देख रेख करते हैं, निरीक्षण करते हैं या उसका किसी तरह से फ़ोटो या कोई भी अगर हमने उसका कोई प्लान है या जो भी है उसकी कोई भी सूचना अगर शत्रु के लिए उपयोगी हो सकती है जो हमने एकत्रित किया है, तो हमें उसके लिए दंडित किया जाएगा, हमें उसके लिए सज़ा दी जाएगी। इसी की दौर में आगे चलें तो कोई भी ऐसी सूचना को हम प्रकाशित नहीं कर सकते, उस जगह की कोई भी सूचना को हम प्रकाशित नहीं कर सकते, कहीं भी न्यूज़ या कहीं भी हम सोशल मीडिया पे कहीं पर भी नहीं दिखा सकते उस न्यूज़ को, अगर वह किसी शत्रु के काम आने वाली हो जो देश की रक्षा के खिलाफ जाती हो। तो उसमें हम अगर किसी भी तरह से, किसी भी संकेत की तरह से या कोई भी फ़ोटो बनाकर या किसी भी ऐसी कोड वर्ड में हम उसको दस्तावेज़ों को अगर इधर से उधर शत्रु के लिए जो भी देश की रक्षा के विरुद्ध जाता हो उसके लिए उपयोगी हुई तो उसके लिए दंड दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम आगे चले और धारा 5 की बात करें, धारा 5 उन जानकारियों का उल्लेख करता है जो सरकार गुप्त मानती है, जिसके लिए सरकार किसी को भी इजाज़त नहीं देती है, जिस धाराओं की जो सीधे तौर पर प्रेस के विरुद्ध तो नहीं कही जा सकती, परंतु प्रेस को प्रभावित जरूर करती है। वह इसके क्यों प्रभावित करती है, क्योंकि इसका जो दायरा है इस धारा का वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं प्रेस के लिए हानिकारक होती है और वहाँ से वो प्रभावित भी होती है, इसलिए उन पर कुछ पाबंदियाँ लगती है, इस कारण से उन्हें इससे प्रभावित होना पड़ता है। तो जैसे कि इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली कोई भी जानकारी है वो किसी विदेशी को देता है और उसके पास ऐसी सुरक्षा उपकरण जो उसके पास मौजूद है, अगर उनकी जानकारी वो किसी विदेशी को देता है जो हमारे दुश्मन है, जिससे हमें उससे खतरा हो सकता है, तो उन सभी चाहे वो किसी तरह का दस्तावेज हो, मॉडल हो, चाहे किसी भी तरह के फोटो वगैरह कुछ भी हो, तो उसे उसके लिए दंडित किया जाएगा। अगर यह इसमें एक बात और है, अगर उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं और उसे उन दस्तावेजों को रखने का अधिकार भी नहीं है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और अगर उसके पास वैसे दस्तावेज पाए जाते हैं जिनकी उन्हें सुरक्षा करने में नाकाम रह सकता है और वह दुश्मनों के हाथ लग सकते हैं, ऐसे भी अगर उसके पास है तो इसमें भी उस व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तथा जिसके पास गए हैं उस पर तो डेफिनेटली होगी कार्रवाई, उस पर तो कोई शक ही नहीं है। तो ये दो धाराएं ऐसी थी जो हमारे दैनिक जीवन की बात कर लें या किसी भी एग्जाम की बात कर लें तो ये महत्वपूर्ण है, जिनका हमें ध्यान भी रहना चाहिए कि आखिर ये हम क्या कर रहे हैं, क्या स्टेप उठा रहे हैं, अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा संभल कर उस कार्य को करें, ताकि हमें यह ज्ञात रहे यह देश के विपरीत, देश की किसी भी एकता अखंडता या किसी भी देश की रक्षा किसी भी तरह से उसके विपरीत दिशा में हमारा कदम ना जाता हो। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि लोकतंत्र की मूल भावनाओं के खिलाफ कैसे है ये कानून, कैसे इसका सरकार दुरुपयोग भी कर सकती है, आखिर क्या कारण है जिसके कारण सरकार इसका दुरुपयोग भी कर सकती है, और यह लोकतंत्र की मूल भावनाओं के खिलाफ यह कानून किस तरह से जा सकता है, जहां पर भी अगर हम बात करें, अगर जैसे इसे ब्रिटिश सरकार यूज करती थी अपने शत्रुओं से बचने के लिए, लेकिन अब इस्तेमाल अगर कोई सवाल उठाता है तो नागरिकों को चुप करने के लिए भी किया जा सकता है। अगर वह सवाल अगर देश की किसी भी तरह से गोपनीय हो तो अगर उस पर सवाल उठता है तो यह एक ऐसा एक्ट है जिससे वह इन्हें इसका उत्तर देना जरूरी नहीं समझते हैं। कानून की किताबों में यह कानून आज भी बना हुआ है और कोई भी सत्ताधारी अगर सरकार है तो वह चाहेगी कि हम इसका उपयोग करके कम से कम जनता या देश के ऊपर जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं उनके कम से कम आंसर दिए जाएं। तो जहां पर हम बात करें दोस्तों अगर मौलिक अधिकारों की, तो कहीं ना कहीं यह मौलिक अधिकारों के लिए भी एक हनन की बात करता है। जैसे कि हम आर्टिकल 19 की बात करें तो उसमें हमें कहा गया है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु वहाँ पर भी बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि वह देश की एकता अखंडता के विरुद्ध बातें ना हो। वहीं अगर बात करें हम किसी भी मीडिया हाउस या पत्रकारों के खिलाफ मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर वह जहाँ भी देश की अगर बात करें सुरक्षा के खिलाफ अगर जाते हैं या उनकी जो भी देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई नीतियां हैं अगर उन पर सवाल जवाब करते हैं, वह सरकार से जवाब मांगते हैं, तो वहाँ पर भी सरकार इसे उपयोग ले सकती है, क्योंकि यह गोपनीयता रखने के लिए बनाया गया कानून है। अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि हमारा एक RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 आया था, तो उसके थोड़ा सा ये विपरीत कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 हमें सूचना का अधिकार देता है, वहीं पर OSA यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 हमें गोपनीयता और अपारदर्शिता को बढ़ावा देता लगता है।
क्योंकि जहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि आरटीई एक्ट है तो वो सूचना का अधिकार देता है हमें, जो भी जहाँ भी आरटीई में हमें बहुत से अधिकार दिए गए हैं, हम किसी भी तरह की सूचना ले सकते हैं, वह हमारा अधिकार है। पर वहीं पर ओएसए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये कहता है कि हम इन चीज़ों की गोपनीयता रखेंगे और वह अपारदर्शिता दर्शाता है कहीं ना कहीं। जैसे ही अगर इसकी बात करें तो इसके विरुद्ध कह सकते हैं कि विधि आयोग था 1971 में, उसने इस कानून का अवलोकन करते हुए कहा था कि इसमें अगर आप किसी भी तरह का परिपत्र या गुप्त या गोपनीय जो भी है वो इस एक्ट के तहत नहीं लाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने विधि आयोग ने यह नहीं कहा कि इस ओएसए 1923 के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करने चाहिए, कुछ सिफारिश नहीं की उन्होंने कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं। बस उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, सिर्फ कि विधि आयोग ने बस इतना ही कहा सिर्फ कि ये केवल इसलिए कि कोई परिपत्र गुप्त या गोपनीय है उसे इस कानून के प्रावधानों के तहत नहीं लाना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कहीं भी कि इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए या किसी भी तरह की कोई सिफारिश उन्होंने यहाँ पर नहीं की थी। उसके बाद दोस्तों 2006 की बात है कि जब दूसरे प्रशासनिक आयोग जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, उसने यहाँ पर सिफारिश की थी कि इस जो आपने ये ओएसए अपना एक्ट है इसे निरस्त कर देना चाहिए और इस अधिनियम में कुछ बदलाव करने निरस्त कर देना चाहिए या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में उस अध्याय में बदलाव कर देने चाहिए, उस अध्याय में बदलाव कर देने चाहिए जिससे सरकारी गोपनीयता से संबंधित प्रावधान है वो आयोग में इस कानून को लोकतांत्रिक और पारदर्शी शासन की राह पर ला सके। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था यहाँ पर कि ये जो आपका एक्ट है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसको निरस्त कर दें और इसकी जगह आप राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के उस अध्याय में कुछ बदलाव करें और बदलाव करके उससे संबंधित कुछ गोपनीयता के अलग प्रावधान बना दें। कहा था कि दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि निरस्त किया जाए। अगर इसको निरस्त किया जाता है तो उसका कोई ऑप्शन तो होना चाहिए, आखिर क्या होना चाहिए कि किस तरह से हम गोपनीयता भी रख सकें। उसके लिए कुछ कानून होने भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश की रक्षा के लिए, उसकी एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है कि हमें हमारे देश की सुरक्षा के लिए कुछ प्रबंध करने भी चाहिए। अगर उसे निरस्त किया जाए तो क्या होना चाहिए, अगर उस पर हम बात करें तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि यदि किसी भी व्यक्ति जो भी ऐसी हमारी जो गुप्त सूचनाएं हैं या संवेदनशील जानकारी है उन्हें सार्वजनिक ना कर दे, इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। और सरकारी गोपनीयता कानून है जो 1923 को वो इसी आधार पर भी बनाया गया था कि हमारी जो गुप्त जानकारियां हैं वह बाहर ना पहुंचे, देश से बाहर ना पहुंचे। तो इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जिन बातों को गुप्त रहना आवश्यक है उन्हें गुप्त ही रहना चाहिए, उन्हें गुप्त रहना भी देना चाहिए और जो भी इसके खिलाफ जाता है उसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए, जो ज़रूरी भी है। हाँ दोस्तों, अभी एक हाल ही में पीछे इसके लिए कुछ जो हमारा आरटीई एक्ट है 2005 और ये ओएसए है 1923, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने 2015 में एक उच्च अधिकारियों की एक समिति का गठन किया जिसमें गृह मंत्रालय के भी के सचिव थे, वहीं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और कानून मंत्रालय से भी के सचिव वहां पर शामिल थे। तो उन्होंने 16 जून 2017 को अपनी एक रिपोर्ट पेश की और जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को यही कहा था कि गोपनीयता कानून को अधिक पारदर्शी और जो अपना आरटीई अधिनियम है उसके अनुरूप बनाया जाना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी भी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज आपको कुछ ना कुछ इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता लगा होगा कि क्या है और किस तरह से है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ करके इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और वहीं दोस्तों अगर आप हमें फेसबुक पर भी हमारा पेज है, अगर वहाँ पर भी आप जाकर हमें लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को। और टेलीग्राम पर हमारा चैनल है वाइन्स ऑफ नॉलेज के नाम से, वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर हमें वाइन्स ऑफ नॉलेज के नाम से हमारे पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक वीडियो के साथ और कल। थैंक यू।